हाथ रख तेरा। नमस्कार साथियों, मैं जसवंत सुथार आज की इस इतिहास की क्लास में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज अपने बात करेंगे सिंधु सभ्यता की जो राजनीतिक विशेषताएं थी उनके बारे में। सिंधु सभ्यता की राजनीतिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता की व्यवस्था का एक प्रशासन था, सिंधु सभ्यता की जो व्यवस्थाएं थी उनका एक क्या था, प्रशासन था। इसके बाद इसके जो प्रमाण मिले हैं, किसके आधार पर अपने कह सकते हैं कि इनका एक कोई प्रशासन रहा होगा। इसके प्रमाण अपने को कहां से मिलते हैं कि जो दो टीले बताए थे आपको, जैसे ये नगर है, नगर का एक टीला पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पूर्वी टीला में साधारण बस्तियां निवास करती थी, और पश्चिमी टीले में राजा निवास करते या उच्च वर्ग के लोग निवास करते। तो इसके आधार पर अपने कह सकते थे कहें कि जो पश्चिमी टीला था, इस पश्चिमी टीले में जो दुर्गनुमा भवन मिले हैं, इसके आधार पर अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रशासन रहा होगा। प्रशासन का अर्थ है कि वहां किसी नगर में एक राजा का होना तथा राजा के जो कानून है उनका प्रजा के द्वारा पालना करना। ये थी राजनीतिक विशेषता। अब अपने सिंधु सभ्यता की जो सामाजिक विशेषता है इनके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं सिंधु सभ्यता की सामाजिक विशेषता। राजनीतिक विशेषता में ज्यादा कोई देखने को जानकारी नहीं मिलती है। सिंधु सभ्यता की सामाजिक विशेषताओं में देखना तो पहला पॉइंट है कि वर्ण विभेदता समाज में नहीं थी, वर्ण विभेदता समाज में नहीं मिलती, यानी कोई वर्ण नहीं था। जैसे कि कोई ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, इस प्रकार के जो वर्ण विभेदता थी, वर्ण विभेदता यानी चार प्रकार के जो वर्ण विभेदन है, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। दूसरा कि मात्र शतात्मक समाज था, मात्र शतात्मक समाज था। सिंधु सभ्यता का जो समाज था मात्र शतात्मक समाज था। इसके प्रमाण अपने को किस प्रकार मिलते हैं? इसके प्रमाण मिलते हैं कि जो सिंधु सभ्यता से जो नारियों की मूर्तियां मिली है, नारियों की मूर्तियों से पता चलता है। इसके बाद में अपने इसके आगे बात करें तो जो सामाजिक विशेषता थी इनसे अपने और देखें तो कि जो सिंधु सभ्यता थी, इसमें व्यापारी वर्ग रहा करता था, राजा रहा करता था और मजदूर वर्ग रहा करता था। और देखें तो राजा हो गया, मजदूर हो गया, व्यापारी वर्ग हो गया, इसके साथ जैसे श्रमिक, छोटे मोटे, ये सारे के सारे इस प्रकार को यहाँ पर जैसे ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण वर्ग, ये सारे को देखने को मिलते हैं। सिंधु सभ्यता से
व्यापारी वर्ग, राजा, मजदूर, श्रमिक, ब्राह्मण, ये सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिलते थे। जैसे यहाँ पर व्यापार भी होता था, राजा एक निश्चित भूभाग का स्वामी होता था, मजदूर भी होते थे, और इसके बारे में आगे अपन देखें तो विद्वान वर्ग भी रहा करता था। और आगे सामाजिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तो जो 4 नंबर है जो सामाजिक विशेषता, इनमें कि मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग रहा करते थे। मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग रहा करते थे। 5 नंबर इसके बारे में बात करें तो शांति प्रिय समाज था। इसके बाद में अपने इसके बारे में और आगे बात करें तो यह पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता की जो लोगों का प्रमुख जो खेल हुआ करता था वो होता था पासा व शतरंज। ये ज्यादातर पासा व शतरंज खेलते थे। इसका पता कहां से चला? जो पासे की जो गोटियां होती है इसके प्रमाण मिले हैं, इसके कारण इससे पता चला कि ये शतरंज और पासा के खेला करते थे। और जो सिंधु सभ्यता के समाज में जो आभूषण प्रसिद्ध था वो आभूषण कांसे के बने होते थे। आभूषण ये इस प्रकार ये थी सिंधु सभ्यता की सामाजिक व राजनीतिक विशेषता। आप इस सामाजिक और राजनीतिक विशेषता को ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में नोट करें। उसके बाद में अपने इससे आगे नेक्स्ट 2 बात है उसके बारे में विस्तार से देखते हैं। चले आगे, तो आगे देखते हैं। अब अपने बात करेंगे सिंधु सभ्यता की जो आर्थिक विशेषताएं थी। आर्थिक विशेषताओं में जैसे उनका अर्थव्यवस्था का क्या आधार था, यानी व्यापार कैसा था, कृषि कैसी थी, पशुपालन कैसा था, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करें आर्थिक विशेषताएं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर कृषि के बारे में। कृषि के बारे में बात करते हैं। कृषि जो थी यह सिंधु वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। कृषि सिंधु वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। और जो कृषि हुआ करती थी वो कृषि ज्यादातर वर्षा आधारित होती थी। कृषि ज्यादातर वर्षा आधारित हुआ करती थी। कृषि ज्यादातर वर्षा आधारित हुआ करती थी। अब एक स्थान ऐसा है जो अफगानिस्तान में है, शोर्ट गई जो अफगानिस्तान में स्थान मिला है उसमें नहरों के प्रमाण मिले। वहां से नहरों के प्रमाण मिले, यानी कि इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि हुआ करती थी वो नहरों के द्वारा भी उसमें सिंचाई हुआ करती थी। आगे बात करते हैं मिट्टी का बना हल बनावली से मिला है। इससे अपन ये कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यताओं का जो प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार था वो कृषि था, क्योंकि इनके अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रमाण मिले। जैसे अपने राजस्थान में एक स्थान है कालीबंगा। इस कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले।
बारे में महत्वपूर्ण बातें जैसे कालीबंगा से जुड़ा हुआ खेत मिलना, मिट्टी का हल बनावली से हरियाणा में बनावली है यहाँ से मिलना, और इनकी जो प्रमुख फसलें थी, फसलों के बारे में अपने थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इनकी जो प्रमुख फसलें थी वो थी गेहूं व जौ सर्वाधिक मात्रा में बोई जाती थी, और गेहूं व जौ सर्वाधिक जो फसलें थी। इसके बाद अपने बात करते हैं कपास का जो पौधा हुआ करता था, इनका अपने बात करते हैं कपास के बारे में। कपास का पौधा सिंधु सभ्यता की देन है, सिंधु सभ्यता की देन है। यह इनके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान किनका था? कृषि का। इसके बाद में अपने पशुपालन के बारे में बात करेंगे। पशुपालन की बात करने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद पशुपालन को देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पशुपालन की बात करते हैं। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, नोट लगा के याद रखना। जो यूनानी थे, यूनानियों ने कपास को सीडन की संज्ञा दी, जिसका जो सीडन का अर्थ होता है, सिंधुओं की देन। सीडन का अर्थ होता है सिंधुवासियों की देन या सिंधुओं की देन, सिंधुवासियों की देन, ये होता है सीडन का। इसके बाद हम अपने पशुपालन के बारे में बात करते हैं। पशुपालन के बारे में बात करते हैं। पशुपालन जो दूसरा सिंधु सभ्यता के लोगों का दूसरा जो व्यवसाय था वो क्या माना जाता था? पशुपालन माना जाता था। इसके बाद में अपने बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था, और उस समय का जो प्रमुख पशु था वो कुपड़ वाला बैल उस समय का सबसे प्रमुख पशु माना जाता है। इसके बाद में अपने पशुपालन के बारे में फिर आगे बात करते हैं। जो उस समय घोड़े भी प्रचलित थे, और सभ्यता के समय जो मोहरें मिली हैं उन पर एक सींग वाला गेंडे के प्रमाण भी मिले हैं, तो इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो एक सींग वाला गेंडा के प्रमाण सिंधु सभ्यता की मुहरों से मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस समय एक सींग वाला गेंडे का भी प्रचलन था। और इसके बाद में अपने बात करें तो उस समय घोड़े भी प्रचलित थे। जो दूसरा क्या था? घोड़े दूसरे प्रमुख पशु थे। कुपड़ वाले बैल के अलावा दूसरे जो प्रमुख पशु थे वो घोड़ों को माना जाता है। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं। तो लोथल से पता चलता है, यानी एक स्थान है सिंधु सभ्यता का। लोथल से जो है गुजरात में स्थित है। इस लोथल गुजरात में जो घोड़े के कंकाल की
कंकाल की मूर्ति प्राप्त हुई है। घोड़े की कंकाल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। और सुरकोटला से लोथल, सुरकोटला में भी घोड़े के कंकाल की मूर्ति प्राप्त हुई है। सुरकोटला नामक स्थान से, सुरकोटला नामक स्थान से भी क्या प्राप्त हुई है? घोड़े के कंकाल की मूर्ति प्राप्त हुई है। और घोड़े की जो मण मूर्ति के अवशेष मिले हैं, घोड़े के मण मूर्ति के अवशेष भी कहां से प्राप्त हुए हैं? वो भी कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो भी कहां से? लोथल से प्राप्त हुए हैं साथियों, लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो मोहनजोदड़ो से एक स्थान है मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का, मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो से जो घोड़े के दंत मिले हैं, घोड़े के दांत के प्रमाण मिले हैं, घोड़े के दांत के प्रमाण मिले हैं मोहनजोदड़ो से। इससे अपने कह सकते हैं कि उनका दूसरा प्रमुख पशु कौन सा था? घोड़ा था। दूसरा प्रमुख पशु कौन सा था? घोड़ा था। आज अपने सिंधु सभ्यता की पहले बात की थी राजनीतिक विशेषताओं के बारे में, उसके बाद में हमने बात की आर्थिक विशेषताओं के बारे में, उसके बाद में सामाजिक विशेषताओं के बारे में, और आर्थिक व्यवस्था विशेषताओं में अपना दूसरा टॉपिक चल रहा था पशुपालन। अब अपने इनके बारे में देखते हैं। उद्योग वे व्यापार की क्या स्थिति थी? सिंधु सभ्यता के समय जो आर्थिक व्यवस्था में उद्योग व व्यापार भी प्रचलन में थे, तो उनकी क्या स्थिति थी, उनके बारे में अपने विस्तार से अध्ययन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। साथियों बने रहिएगा हमारे इस वीडियो और इस चैनल के साथ, इनकलाब क्लासेस सेकंड के साथ। मैं जसवंत सुतार आपको हर दिन एक नया वीडियो के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।